साल 2800 में पृथ्वी के दो अंतरिक्ष यात्री एडम और जेक अपने अंतरिक्ष यान में सफर कर रहे होते हैं। उनका गंतव्य एंटारेस नाम का एक ग्रह होता है, जिसके बारे में अफवाह है कि वहां इंसानों की एक बड़ी बस्ती मौजूद है। असल में पृथ्वी पर एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से सारी औरतें बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो गई हैं, और इसीलिए एडम और जेक इंसानी नस्ल को बचाने की आखिरी उम्मीद बन चुके हैं। उनका मिशन है एंटारेस पर जाकर वहां की औरतों को पृथ्वी चलने के लिए मनाना, ताकि इंसानियत का भविष्य बच सके। लेकिन जैसे ही उनका अंतरिक्ष यान एंटारेस के करीब पहुंचता है, वहां की अजीब गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से नियंत्रण खोना शुरू कर देता है। दोनों पूरी कोशिश करते हैं यान को संभालने की, लेकिन आखिरकार वह ग्रह की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दुर्घटना में दोनों को हल्की चोट लगती है, लेकिन जेक ज्यादा बुरी तरह घायल होता है। एडम उसे जल्दी से बाहर निकालता है ताकि धुएं में घुटकर उनकी मौत न हो जाए। इसके बाद हमें एंटारेस का पूरा नजारा दिखाया जाता है। यह एक सुनसान और बंजर दुनिया है, जहां हर तरफ विशाल पत्थर हैं और हरियाली का नामो निशान तक नहीं है। एडम जेक के घाव का इलाज करता है और एक भविष्यवादी इंजेक्शन लगाता है, जो उसके जख्मों को खुद ही भरने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अब तक उन्हें लगता था कि एंटारेस पर जिंदगी की बात सिर्फ अफवाह थी, लेकिन इस आवाज से उनकी उम्मीद फिर जग जाती है। एडम आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता है और थोड़ी देर बाद एक आदिम जैसा दिखने वाले लड़के को देखता है, जो अपने कुत्ते को पकड़कर डरा हुआ खड़ा है। एडम उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का घबराकर कहता है कि स्नेक हेड्स पास आ रहे हैं और भाग जाता है। कुछ ही देर बाद उस लड़के को स्नेक हेड्स पकड़ लेते हैं, जो असल में पुराने सैन्य कपड़ों में सजी हुई औरतें होती हैं। वे लड़के को बेहोश करके अपनी कैद में ले लेती हैं, जबकि उसका कुत्ता भाग निकलता है। दूसरी तरफ एडम उस अजीब जगह का जायजा ले रहा होता है कि तभी एक जबरदस्त भूकंप आ जाता है। डरकर वह अपनी हाईटेक घड़ी से जेक को संपर्क करता है और इलाके का जियो स्कैन करने के लिए कहता है। इसके बाद एडम और अंदर की तरफ जाता है और एक विशाल मंदिर तक पहुंचता है। चुपके से अंदर घुसने पर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारी औरतें मौजूद होती हैं। जल्दी ही पता चलता है कि इस ग्रह पर पूरी हुकूमत औरतों की है, जबकि आदमियों को गुलाम बनाकर रखा जाता है और उनमें से कुछ का इस्तेमाल सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है। मंदिर के अंदर औरतें अपने सर्प लॉर्ड के लिए प्रार्थना कर रही होती हैं। यहाँ पता चलता है कि ये धार्मिक औरतें एक पंथ का हिस्सा हैं, जिसका नेतृत्व निडर टैक्सन करती है। तभी जमीन के अंदर से उनका सर्प लॉर्ड सामने आता है, जो एक विशाल किंग कोबरा होता है। इसी वक्त एंटारेस की रानी सुमेरु की एंट्री होती है, जो पंथ के काम से खास खुश नजर नहीं आती। तभी पहले वाला लड़का भी वहां लाया जाता है और एडम यह सब देखकर स्तब्ध रह जाता है। टैक्सन घोषणा करती है कि उस लड़के की बलि सर्प लॉर्ड को चढ़ाई जाएगी। ये सुनकर लड़के की बहन डव, जो रानी की सेना की एक सैनिक है, पंथ के लोगों से लड़ने लगती है। यहाँ खुलासा होता है कि मंदिर की औरतें दो अलग समूहों में बंटी हुई हैं। एक टैक्सन का साथ देती है और दूसरी रानी के साथ है। सबके सामने डव अकेली ही लड़ती रहती है और तभी सर्प लॉर्ड अचानक झपट्टा मारकर पंथ की एक औरत को निगल जाता है। गुस्से में टैक्सन डव को पकड़ने का हुक्म देती है, लेकिन रानी सुमेरु बीच में आकर कहती है कि यह सिर्फ आत्मरक्षा थी। दोनों नेताओं के बीच बहस शुरू होने ही वाली होती है कि तभी कोने में छिपे एडम के कम्युनिकेटर पर जेक का कॉल आ जाता है और सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। टैक्सन तुरंत अपनी सैनिकों को उसके पीछे भेज देती है, लेकिन एडम अपनी भविष्यवादी बंदूक का इस्तेमाल करके ध्यान भटकाता है और वहां से भाग निकलता है। इस अफरा तफरी में छोटा लड़का विल भी मंदिर से फरार हो जाता है। कुछ देर बाद एडम और विल मिलकर अंतरिक्ष यान की तरफ भागते हैं ताकि इस खतरनाक ग्रह से निकल सकें। लेकिन यान में घुसने से पहले ही टैक्सन की एक सैनिक एडम के पैर में जहरीला तीर मार देती है। फिर भी जेक और विल की मदद से वह यान के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन जहर धीरे धीरे उसे बेहोश करने लगता है। बाहर रानी सुमेरु अपनी सेना के साथ पहुंचती है और टैक्सन के पंथ को वहां से चले जाने का हुक्म देती है। पहले वे मना करते हैं और कहते हैं कि मर्दों को मारना कानूनी है, लेकिन जब सुमेरु याद दिलाती है कि पूरे ग्रह पर उसी का राज चलता है, तब वे मजबूरन पीछे हट जाते हैं। इसके बाद रानी अंतरिक्ष यान के अंदर जाती है और उन अजनबी मेहमानों का सामना करती है। वह एक एंटी वेनम निकालकर एडम को लगाती है और उसकी जान बचा लेती है। अगले दृश्य में एडम और जेक को रानी के महल में ले जाया जाता है, जहां दोनों अकेले में बात करते हैं। जेक बताता है कि जियो स्कैन के नतीजे बहुत खतरनाक हैं। एंटारेस धीरे धीरे मर रहा है और इसी वजह से लगातार भूकंप आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा। बाद में एडम को पूछताछ के लिए रानी सुमेरु के कक्ष में बुलाया जाता है। वह अपना परिचय देता है और बताता है कि वह पृथ्वी से आया है। साथ ही यह भी कहता है कि एंटारेस के लोग असल में पृथ्वी के ही वंशज हैं, क्योंकि लगभग 1000 साल पहले कुछ लोगों को इस ग्रह को बसाने के मिशन पर भेजा गया था। पहले 100 साल तक उनकी रिपोर्टें पृथ्वी तक आती रहीं, लेकिन उसके बाद सारा संपर्क टूट गया। इसी दौरान पृथ्वी भी एक विनाशकारी युद्ध से गुजरी, इसलिए किसी ने एंटारेस के लोगों की खबर लेने की कोशिश नहीं की। यह सब सुनकर रानी सुमेरु हैरान रह जाती है, लेकिन फिर भी एडम की बात पर विश्वास करती है, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में भी पृथ्वी नाम के एक ग्रह का जिक्र मिलता है। बातचीत के दौरान स्नेक पंथ का मुद्दा
भी उठता है। रानी सुमेरु बताती है कि लगातार आने वाले भूकंपों ने लोगों को अंधविश्वास और धर्म की तरफ धकेल दिया था और इसी माहौल का फायदा उठाकर टैक्सन ताकतवर बन गई। टैक्सन एक बहुत ही प्रभावशाली और शाही परिवार से आती है और उसे हमेशा से लगता था कि एंटारेस की असली रानी बनने का हक सिर्फ उसी का है, लेकिन लोगों ने टैक्सन को कभी अपनी रानी नहीं चुना। इसी वजह से वह सालों से अपने पंथ के अनुयायी बढ़ा रही थी ताकि एक दिन ताकत के दम पर सिंहासन छीन सके। जहां तक उस विशाल कोबरा का सवाल है, वह भी अचानक ही कहीं से सामने आ गया था। यह सब सच जानकर एडम हैरान रह जाता है और रानी सुमेरु को समझाने की कोशिश करता है कि पूरा ग्रह मर रहा है और सबको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन रानी किसी आदमी की बात सुनना पसंद नहीं करती। इसके बजाय वह एडम को बताती है कि एंटारेस पर मर्दों को दबाकर क्यों रखा जाता है। उसके मुताबिक बहुत पहले मर्दों ने एक भयानक चमक पैदा की थी जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। तब से औरतों ने पूरे ग्रह पर कब्जा कर लिया और कानून बना दिया कि अगर कोई आदमी बात न माने तो उसे मार देना भी जायज है। थोड़ी देर बाद रानी एडम को एक पुरानी खान में ले जाती है जहां सारे मर्द मजदूरों की तरह काम कर रहे होते हैं। रानी बताती है कि यहाँ मर्दों का इस्तेमाल या तो गुलामों की तरह होता है या बलि के लिए या कभी कभी बच्चे पैदा करने के लिए। बदकिस्मती से जब पहरेदार उसे वापस महल ले जा रहे होते हैं तभी टैक्सन के पंथ वाले उन पर हमला कर देते हैं। वे रानी के लगभग सारे सैनिकों को मार डालते हैं और एडम को पकड़ लेते हैं। इस हमले में डव भी बुरी तरह घायल हो जाती है। जब वह अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है तब उसका भाई विल उसके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ एडम को टैक्सन के कक्ष में लाया जाता है जहां सर्प रानी उसे अपने समूह में शामिल करने की कोशिश करती है। वह उसे अपनी तरफ खींचने के लिए उसे चूम तक लेती है, लेकिन एडम सीधा मना कर देता है। इससे दोनों के बीच तनाव पैदा हो जाता है, लेकिन एडम को नुकसान पहुंचने से पहले ही रानी सुमेरु, जेक और विल पहरेदारों का भेष बदलकर वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। टैक्सन उनका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन सुमेरु एक ही मुक्के में उसे बेहोश कर देती है और सब वहां से निकल जाते हैं। सुरंगों के रास्ते भागते समय एडम और जेक ग्रह की हालत पर बात करते हैं और जेक बताता है कि उसका पहले वाला अंदाजा गलत था। एंटारेस के पास अब महीनों का नहीं बल्कि सिर्फ कुछ दिनों का ही समय बचा है। रानी उनकी बात सुन लेती है और अपना एक लॉकेट निकालती है जिसमें एक खास प्रकार का तत्व लगा होता है। पता चलता है कि यह तत्व बर्न जोन नाम की जगह से निकाला गया था, वही जगह जहां पृथ्वी से आया पहला अंतरिक्ष यान लगभग 1000 साल पहले उतरा था। यह सुनकर एडम और जेक के चेहरों पर उम्मीद लौट आती है, क्योंकि अगर वे उस पुराने यान को दोबारा चालू कर पाए तो पृथ्वी वापस जा सकते हैं। रानी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और सब मिलकर बर्न जोन की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वे टैक्सन के कई लोगों से बचकर निकलते हैं और कई मर्दों को भी आजाद कर देते हैं जो गुलामों की तरह कैद थे। काफी मुश्किलों के बाद जब वे खुले इलाके में पहुंचते हैं तो रानी सुमेरु बताती है कि बर्न जोन अभी भी कई किलोमीटर दूर है और एक बड़े पहाड़ के पीछे स्थित है। खतरे और पीछा कर रहे सर्प समूह के बावजूद एडम और जेक सफर जारी रखते हैं। रास्ते में एडम रानी को पृथ्वी चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वहां रहना ज्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन सुमेरु मना कर देती है। उसका कहना होता है कि वह अपनी प्रजा पर राज नहीं करती बल्कि उनकी सेवा करती है, इसलिए उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तभी एक जबरदस्त भूकंप आता है और पूरा समूह जमीन पर गिर पड़ता है। जेक समझ जाता है कि एंटारेस की बर्बादी अब बहुत करीब है। कुछ देर बाद उन्हें एक आदमी का पुराना कंकाल मिलता है। जेक उसकी जांच करता है और पता लगाता है कि उसकी मौत लगभग 900 साल पहले हुई थी, बिल्कुल उसी दौर में जब इंसान पहली बार एंटारेस आए थे। और गहरी जांच करने पर उसे पता चलता है कि उस इलाके में एक सौर विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से बहुत से मर्द मर गए थे। यह सुनकर रानी सुमेरु को एहसास होता है कि उनके पुरखों ने जो रहस्यमयी चमक देखी थी वह असल में प्राकृतिक घटना थी। मर्दों का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब सालों से उनका पूरा धर्म और विश्वास एक झूठ पर टिका हुआ था जिसमें मर्दों को खतरनाक और दुष्ट बताया गया था। यह सच रानी को अंदर तक हिला देता है, लेकिन एडम और जेक उसे याद दिलाते हैं कि उनके पास समय बहुत कम है। आखिरकार समूह बर्न जोन तक पहुंच जाता है जो एक विशाल अंतरिक्ष गुंबद जैसा दिखाई देता है। जेक और छोटा विल नियंत्रण कक्ष में जाकर इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं, जबकि एडम और रानी दूसरे नियंत्रण खंड में जाते हैं। काफी संघर्ष के बाद अंतरिक्ष यात्री इंजन को पुनः चालू करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी टैक्सन और उसके लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त युद्ध छिड़ जाता है। एडम अपने उन्नत उपकरणों और भविष्यवादी हथियारों की मदद से टैक्सन के ज्यादातर साथियों को खत्म कर देता है। आखिर में सिर्फ टैक्सन बचती है और वह रानी सुमेरु को एक ईमानदार आमने सामने की लड़ाई की चुनौती देती है। रानी यह चुनौती स्वीकार कर लेती है। शुरुआत में दोनों की टक्कर बराबरी की लगती है, लेकिन धीरे धीरे सुमेरु अपनी बेहतरीन युद्ध कौशल की मदद से हावी होने लगती है। जब टैक्सन को समझ आ जाता है कि वह हारने वाली है तो वह छिपकर अपना चाकू निकालती है और रानी पर जानलेवा हमला करने के लिए झपटती है, लेकिन एक बार फिर सुमेरु उसके वार को आसानी से रोक देती है। रानी सुमेरु कुछ देर तक टैक्सन को बुरी तरह पीटती रहती है
और आखिर में उसे उठाकर एक बड़े जनरेटर पर दे मारती है। तेज बिजली के झटकों से टैक्सन का पूरा शरीर झुलस जाता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं होती। आखिरी कोशिश में वह अपना चाकू लेकर क्वीन पर टूट पड़ती है, लेकिन इस बार एडम मौका नहीं छोड़ता और अपनी गन से गोली चलाकर टैक्सन का हमेशा के लिए काम तमाम कर देता है। उधर कंट्रोल रूम में जेक पुराने स्पेसशिप को पूरी तरह सक्रिय करने में कामयाब हो चुका होता है और अब वह उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब जब क्वीन सुमेरु को सच पता चल चुका है कि एंटारेस के मर्द कभी भी उन विपत्तियों के जिम्मेदार नहीं थे और पूरा ग्रह कुछ ही समय में तबाह होने वाला है, तो वह भी एडम, जैक और विल के साथ पृथ्वी चलने का फैसला कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद स्पेसशिप आसमान की ओर उड़ना शुरू कर देता है। नीचे खड़े एंटारेस के लोग, चाहे वे मर्द हों, क्वीन के सैनिक हों या टैक्सन के पुराने पंथ के सदस्य, सब उस विशाल स्पेसशिप को हैरानी और उम्मीद के साथ देख रहे होते हैं। उन लोगों को पीछे छूटता देख एडम को बुरा लगता है और वह सुझाव देता है कि सभी लोगों को भी स्पेसशिप के अंदर ले लिया जाए, क्योंकि जहाज में लगभग 500 लोगों के लिए जगह मौजूद होती है। जेक इस बात का विरोध करता है और कहता है कि लगातार आ रहे भूकंप स्पेसशिप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एडम और क्वीन सुमेरु जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। आखिरकार जेक भी मान जाता है और स्पेसशिप को वापस नीचे उतारने लगता है। कुछ ही देर में वे सतह पर पहुंच जाते हैं और एंटारेस के लोग उस विशाल संरचना को देखकर दंग रह जाते हैं जिसे वे वर्षों से बर्न जोन समझते आए थे। क्वीन सुमेरु बाहर निकलकर सबको जहाज के अंदर आने का आदेश देती है। वह बताती है कि उनका ग्रह मरने वाला है और वे सब एक दूर की दुनिया की ओर जा रहे हैं, जहां लोगों को लिंग, जाति या धर्म के आधार पर अलग नहीं किया जाता। यह सुनकर लोगों में उम्मीद की लहर दौड़ जाती है और सब तेजी से स्पेसशिप के अंदर चढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एडम और जेक स्पेसशिप को लेकर एंटारेस से निकलने वाले होते हैं, तभी एक और भयानक भूकंप पूरे इलाके को हिला देता है। जब सब बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि विशाल सर्प लॉर्ड स्पेसशिप के एक प्रोपेलर पर हमला कर रहा है। समय बहुत कम बचा होता है, इसलिए एडम जेक को तुरंत प्रोपेलर पूरी शक्ति पर चलाने का आदेश देता है। जैसे ही जेक ऐसा करता है, प्रोपेलर से निकलती भयानक आग और गर्मी की वजह से वह विशाल सांप पीछे हट जाता है। बस फिर क्या था, स्पेसशिप पूरी ताकत के साथ आसमान में उछलता है और हमेशा के लिए एंटारेस को छोड़ देता है। आखिरी दृश्य में एक औरत कंट्रोल रूम में आती है और छोटे विल को उसका खोया हुआ कुत्ता वापस दे देती है। पता चलता है कि उसी औरत ने कुत्ते को बचाया था और टैक्सन से छिपा कर रखा था। इसके बाद सब लोग खुशी से उस प्यारे पिल्ले के साथ खेलने लगते हैं, जबकि स्पेसशिप तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता चला जाता है। इसी भावनात्मक और उम्मीद से भरे अंत के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, अगर आप एडम की जगह होते तो पूरे एंटारेस के लोगों को बचाने के लिए वापस स्पेसशिप उतारते या सीधे पृथ्वी के लिए निकल जाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही शानदार फिल्म व्याख्याओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।